मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 15 एंड 19th टर्म इज 80, देन फाइंड 32th टर्म अपन को बतानी है। तो अपन को 32nd टर्म जो है वो अपन को निकालनी है अगर हमारे पास सिक्स्थ टर्म और 19th टर्म गिवन है। तो आप खुद सोचो कि हमने जो डिस्कस किया है पीछे, वो क्या किया है कि हम टर्म्स निकाल सकते हैं अभी तो, लेकिन सर आपने तो यहां ना तो फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ कहा, ना ही आपने कोई डी के बारे में कहा, मतलब कि कॉमन डिफरेंस के बारे में कहा। तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? सिक्स्थ टर्म। तो क्या आप सभी लोग सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? मैं कहूंगा सर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही लगाते हैं जब भी nth टर्म अपन को निकालनी होती है। कौन सी टर्म देख रखी है? सिक्स्थ। तो यहां पर n की जगह 6 करो तो a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको a6 इक्वल टू कितना लिख दूंगा? वो लिख दूंगा a1 प्लस 5 इंटू डी। कोई दिक्कत? क्या आपको सिक्स्थ टर्म की वैल्यू गिवन है? यस, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू अपन को गिवन है, वो कितनी है? 15। तो यहां पुट कर दो तो हमारे पास क्या आया? 15 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 इंटू डी। अब आप खुद सोचो, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं कि a1 हमें पता नहीं था, फर्स्ट टर्म नहीं पता एपी का, ना ही अपन को कॉमन डिफरेंस पता है, ओनली अपन को सिक्स्थ टर्म पता थी और 19th टर्म पता थी। तो हमने सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला लगाया और ये एक इक्वेशन अचीव कर ली। अब अपन बात करते हैं, एक और अपने को 19th टर्म दे रखी है, तो 19th टर्म का फॉर्मूला क्या लगाओगे? a19 लगाओगे इज इक्वल टू a1 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से a19 की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई a1 प्लस 18 इंटू डी। ओके, अब इसके बाद देखो a19 की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में? a19 की वैल्यू गिवन है, देखो 19th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 80। तो यहां पर ले आओ, 80 इज इक्वल टू a1 प्लस 18 इंटू डी। क्या इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें? इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हम a1 और d को निकाल लेंगे। कैसे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन का यूज करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 80 एंड दूसरी इक्वेशन जो अपने पास है वो कितनी है? a1 प्लस 5d, a1 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है? 15। क्लियर? अब देखो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या कोई ऐसी प्रोसेस लगाऊं कि इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक एलिमिनेट हो जाए। अगर एक एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, इस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि a1 और a1 में से अगर मैं बात करूं, दोनों में बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो, a1 में से a1 माइनस होगा तो a1 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो मतलब हमारे पास ओनली d बचेगा और एक कांस्टेंट बचेगा, तो हम d निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देखो क्या हुआ? साइन चेंज हो जाते हैं, यहां माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस। तो a1 माइनस a1 कितना हुआ? ये तो कैंसिल हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। 15d में से 5d गया तो कितना हुआ? 13d। क्लियर है क्या? और 80 में से 15 गया तो कितना बचा? 65। अब बताओ आप सभी लोग, 13d इक्वल टू 65 है, तो मैं इधर लिखता हूं। नेक्स्ट हमारे पास d इक्वल टू कितना आ गया? वो आ गया 65 डिवाइड बाई 13। तो क्या ये 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है? तो बिल्कुल आपका d का आंसर आ गया, वो कितना आ गया? 5। क्या d आराम से निकालना आपकी समझ में आया? हमने क्या किया? कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल। कैसे निकाला? दोनों टर्म्स की इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चला कि a1 एलिमिनेट हो गया तो d अपने पास आ गया 5। अब d आ गया तो एक काम करो ना,
इस डी को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में अपन पुट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह पे कितना पुट कर दो, अब 5 कर दू ना, 5 इज इक्वल टू कितना है 15, तो यहां 15 आ जाएगा। तो a1 इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस ये उधर चला जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, इधर आके माइनस 25, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई -10। एम आई राइट? आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -10 आ चुकी है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लेना, a1 प्लस 5 इंटू 5 25 उधर गया, 15 माइनस 25 हो गया -10। a1 की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। अब अपन को कौन सी टर्म निकालनी है, 32nd टर्म। अब 32nd टर्म निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे, सेम। अब मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, 32nd टर्म निकालनी है तो बहुत ही सिंपल सा काम, a32 निकालना है सर, देन a1 प्लस n-1, n क्या होता था, डिजायर्ड या रिक्वायर्ड पोजीशन, रिक्वायर्ड पोजीशन है 32, तो 32 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर a1 की वैल्यू कितनी आएगी -10, a1 की वैल्यू आ गई -10 प्लस 32 माइनस 1 करो कितना हुआ 31 हो गया। क्लियर हो रही है बात, कितना हो गया 31 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई भैया 5। क्लियर? तो यहां बताओ कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 155, 155 में से -10 गया तो वो हो गया 145। एम आई राइट और नॉट? देख सकते हो आप, 5 इंटू 1 5, 5 3 जा 15, 15 मतलब 155, 155 माइनस 10 इक्वल टू 145। सो a32 इज इक्वल टू 144। क्या आंसर आ गया, हमने 32nd टर्म निकाल ली किसकी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब आप चाहो तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पता लगा सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो। अपन को पहली टर्म मिल गई ना -10, तो मैं इधर देखो आपको करके बता रहा हूं, इधर ध्यान से देखिए, ये वाले बॉक्स के अंदर बना रहे अपन। पहली टर्म हमारे पास एपी की -10, दूसरी टर्म क्या आएगी, दूसरी टर्म सर डी के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, डी कितना है 5, दैट मींस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए, डी के इक्वल। तो मान लेते हैं कि सेकंड टर्म a2 है, क्योंकि पहली वाली a1 है तो सेकंड वाली को अपन a2 मानते हैं। अब हम जानते हैं कि सर a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है d। तो मैं क्या करूंगा, a2 माइनस ऑफ a1, a1 कितना है, a1 है -10, तो ये कितना हुआ, ये हो गया a2 माइनस माइनस प्लस प्लस 10। तो यहां पर जल्दी से मुझे ये बताओ कि a2 प्लस 10 हो गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 5 के, क्योंकि अपने पास ये डिफरेंस जो होता है वही तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास a2 इज इक्वल टू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। क्या a2 निकल के आया सामने, ये क्लियर हो रहा है। ये केवल आपको मैंने बताया कि आप कैसे उस सीरीज को भी पूरा निकाल सकते हो। तो देखो a2 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे -5। अब खुद दिमाग लगाओ, कुछ भी सोचना नहीं है, जो भी टर्म आ रही है ना उसमें 5 ऐड करते जाओ। आप तो क्या करते जाओ, 5 ऐड करते जाओ। नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 0, नेक्स्ट टर्म आएगी वो 0, देन आएगी 5, देन आएगी 10, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, और यही अपनी क्या होगी एपी आएगी, ये जो गिवन सीरीज है उसके। और इसमें जो 19 टर्म है वो आपका कितना आएगा, वो 80 आएगा, और जो आपका 6 टर्म है वो आपका 15 आएगा। आप करके देख लो, इसके नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, 5 ऐड कर दो, 15 आएगी कि नहीं आएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6th टर्म कितना आया, 15 आया कि नहीं आया। दैट मीन्स हमारी एपी जो हमने निकाली है वो बिल्कुल सही है, जो हमने डी निकाला वो एग्जैक्ट है, जो हमने फर्स्ट टर्म निकाली है वो भी एग्जैक्ट है। ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत, आसान था। तो एपी के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया है, nth टर्म निकालना बताया है कि एपी में अपन nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, और एपी में किस तरीके से अपन कोई भी टर्म अगर हमें गिवन हो तो उससे कोई डिजायर्ड जो भी टर्म अपन को निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं। ये बात सभी के क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत, इजी है कि नहीं बताओ।
ठीक है, अब इसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। वैसे तो ये पूरा मैथ का पोर्शन है, मैथ के पोर्शन में आप इसको बहुत डीपली पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको मैथ्स में भी इसको पढ़ने में आसानी रहे। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें इस प्रकार गिवन है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ नंबर 1 अपॉन सी प्लस बी, क्वेश्चन है इफ नंबर्स 1 अपॉन सी प्लस बी, कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए, कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी इज इन या इज फॉर्म एन ए पी, then prove that a square comma b square comma c square is also form an AP। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन में ये गिवन है हमें, इफ नंबर्स 1 अपॉन सी प्लस बी, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b is form an AP, then prove that a square, b square, c square is also form an AP। अब सर यहां पर ये बात कैसे समझ में आएगी? में बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता है कि हम किसी भी सीरीज को AP कब बोलते हैं? जब उनमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल है। मैंने क्या कहा था? आपको बताया था कि जब जो सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं इनके बीच में डिफरेंस, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स इज कांस्टेंट, देन वी कैन से द सीरीज विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर है सभी के? बताई हुई है। तो अपन को वही फॉर्मूला यहां पर यूज में लेना है और कुछ भी नहीं लेना। तो ध्यान से देखें, अगले ने हमें कहा ये तीनों नंबर्स एपी में है, ये तीनों नंबर एपी फॉर्म करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें से इसको डिफरेंस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सेम आना चाहिए ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो सेम ही तो आना चाहिए, तभी तो एपी में होगा। तो अपन क्या करते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो जरा देखो, 1 अपॉन सी प्लस ए में से सर माइनस कर दो 1 अपॉन सी प्लस बी। ये जो माइनस करने पर वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी सर 1 अपॉन ए प्लस बी में से माइनस कर दो आप 1 अपॉन सी प्लस ए। कोई दिक्कत? चलो एलसीएम लो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो सी प्लस ए, सी प्लस बी, ऊपर क्या बचा? यहां सी प्लस ए है तो सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस बी बच जाएगा। तो सी प्लस बी माइनस सी प्लस बी से सी प्लस बी गया तो सी प्लस ए बच जाएगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। इधर चले तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस ए आ जाएगा। अब इधर जल्दी से सोल्व करो, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, सी प्लस ए बच जाएगा। इसके बाद में माइनस लगा दो, माइनस लगाने पर सी प्लस ए से सी प्लस ए गया तो माइनस का ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको और सोल्व करते हैं आगे की तरफ। तो देखो जरा, सी प्लस बी माइनस सी प्लस ए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप देखो, सी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो c प्लस ए और c प्लस बी को मल्टीप्लाई करने पर आप देखना क्या आएगा? वो आएगा, इसको एक बार रहने दो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप साफ साफ इधर देखो, क्या ये दोनों साइड में कॉमन आ रहा है? क्या c प्लस ए आ रहा है? दैट मीन c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल हो गया। अब यहां बचा c प्लस बी, इधर बचा a प्लस बी। चलो, तो यहां बच गया c प्लस बी और इधर क्या बचा? इधर देखो, c प्लस ए माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, यहां से c गया,
कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर a से a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा b माइनस ए, और इधर क्या बचा c प्लस बी। क्लियर, इधर क्या बचा c माइनस बी, और इधर क्या बचा a प्लस बी। अब देखो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए भी तो लिख सकता हूं इसको, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दो, एक ही तो बात है। इधर क्या करोगे c प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ b माइनस ए, b प्लस ए, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई भी करके देख लेना चाहिए, यही आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली इधर क्या बन जाएगा c प्लस बी, c माइनस बी, तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखो यहां पर ध्यान से देखो, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं करी, ये बात क्लियर हो रही है। अब अपने पास एक बहुत बढ़िया रिलेशन आ गया है और इसी से हम बोल देंगे हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। कैसे, अगले ने बोला प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ऑल्सो फॉर्म एन एपी। तो अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम ये कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आनी चाहिए, तभी तो वो एपी होगा। क्यों, क्योंकि सर हमें पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो वो एपी में होंगे। क्या हमने यही अचीव किया है, देखो नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही तो अचीव किया है, जो चाहिए था अचीव कर लिया। दैट मींस इस रिलेशन से हम कह सकते हैं, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ऑल्सो फॉर्म एन एपी। ये बात क्लियर हुई सभी के, आसान था, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, लेकिन ये मैथ लेवल का क्वेश्चन था। ये आपको मैथ्स में सीखने हैं, फिजिक्स में इतने ज्यादा काम ये नहीं आते हैं। फिजिक्स में आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, वो ही कंपलसरी है। कोई दिक्कत, इजी था, नोट डाउन कर लेना इसको भी। चलो नेक्स्ट, अब जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर वो है सम ऑफ n टर्म्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था किस तरीके से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम किसी सीरीज का पता लगा सकते हैं कि वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो अब अपन जो बात करने जा रहे हैं, अब जो नया टॉपिक हमारे पास है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स का सम निकालना। फॉर एग्जाम्पल समझे, अगर मैं कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, अगर ऐसे कोई सीरीज आपको गिवन है तो आप खुद सोचो क्या ये सीरीज एपी में है, तो आप फटाफट से मुझे आंसर दोगे सर यस ये सीरीज एपी में है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज is same or constant. That means 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3 always equal to 1. तो ये एपी में। अब मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे ये क्या करना है, मुझे ये थोड़ी पता लगाना है कि एपी में है, अब मुझे क्या करना है, सम निकालना है, ऐड करना है सबको। तो मैं कैसे करूंगा, जैसे अगर लिखा हुआ गया, बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डैश डैश डैश, लास्ट में प्लस है 99। दैट मीन्स मैं चलता जा रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 19 तक ऐड करता जाता हूं, और मैं पूछूं कि बताओ इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, तो आप कर पाओगे बिना फॉर्मूले के? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको साफ साफ पता है कि 99th टर्म तक जाते जाते आप क्या हो जाओगे, काफी थक जाओगे, काफी अपना टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। तो उस समय में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए होता है
जो कि हम क्या करते हैं, आसानी से पुट आउट करते हैं वैल्यूज को और आंसर निकाल लेते हैं। तो अब उसी फॉर्मूले पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई टर्म्स हैं वो आपको गिवन है, n टर्म्स गिवन है और उन n टर्म्स का आपको सम निकालना है और वो सभी टर्म्स किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला है, उसको अपन डिनोट करेंगे एस एन से। जैसे आपने nth टर्म निकालने को डिनोट किया था वो किससे किया था, ए एन से किया था, वैसे ही आपको सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है तो आप उसको डिनोट करेंगे एस एन से। क्लियर। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे अपन। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपने लगा दिया तो 100% है, हम जितनी भी टर्म्स का आप सम चाहते हो उतनी टर्म्स को आसानी से निकाल सकते हैं, उनका सम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है सभी की, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, क्या आप लोग इन सभी जो लिखे हुए साइन है उन सभी को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं सर। n मतलब जितने भी डिजायर्ड नंबर तक अपन को सम निकालना है या जितने भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है हमें, ठीक है। a1 फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, d कॉमन डिफरेंस, n पता ही है हमें। लेकिन इसको एक और देखो, एक और इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं अपन, वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू। अब मैं देखो इस 2a को क्या करता हूं, इस 2a को लिख देता हूं a1 प्लस a1। कोई दिक्कत है किसी की? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2a1 ही तो हुआ इनका मतलब, a1 प्लस a1 कितना हुआ, 2a1। तो a1 प्लस a1 लिख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज को क्या आपने पढ़ा है? क्या इस चीज को आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। a1 प्लस n माइनस 1 डी इंटू, ये हमने सर कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था, याद करो, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ, समझ में आ रही है बात? क्लियर। तो यही तो पढ़ा था, तो क्या मैं इसकी जगह पर ये पुट कर सकता हूं क्या, ए एन कर सकता हूं? तो एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया, वो क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, फिर इसको लिखेंगे a1 प्लस ए एन। तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और आसानी से आंसर पता लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर करेंगे कैसे? एग्जाम्पल। तो बिल्कुल एग्जाम्पल अपन करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, पहले तो फॉर्मूला फिट कर लें जल्दी से। एस एन इक्वल्स टू n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है, और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो एस एन इक्वल टू n बाई टू a1 प्लस ए एन लगा देना है। कोई दिक्कत? अब चलो ये फॉर्मूला दिमाग में फिट हो गया। कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बात अपन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो देखो, अगर मान लो मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 तक निकालना है, बताओ इन टोटल सम करने पर कितना आएगा? तो ये तो बहुत आसानी से ऐड कर दोगे आप। क्यों? क्योंकि सर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 10 10 और 11 ऐसे करके कर दोगे। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी चलेगा, इतना छोटा देगा अगला अपने को, इतना छोटा नहीं देगा, वो बहुत बड़े तक देगा। ये 99 तक ले जाएगा, 1000 तक ले जाएगा। फिर क्या कर सकते हो तुम? फिर तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना। तो आगे देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, दिस लास्ट टर्म एंड दिस फर्स्ट टर्म, इन दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 1 कितना आया, 10। क्लियर? इन दोनों को ऐड करो, 8 और 2 कितना आया, 10 आया कि नहीं आया? इसको ऐड कर लो आप, तो भी कितना आया, 7 प्लस 3 10 आया। ये बात क्लियर हो रही है? तभी मैंने वो लास्ट में जो लाइन लिखाई थी ना, a1 प्लस ए एन, a1 प्लस ए एन। तो हमेशा आपका ये वैल्यू देखो सेम आ रही है कि नहीं आ रही? दैट मीन्स एपी में है ये। और अपन बात कर रहे हैं कि एपी के लिए एक प्रॉपर्टी हो गई है कि अगर कोई सीरीज एपी में है
तो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है वो सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म के सम के इक्वल भी होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद में चलो ये तो फैक्ट बता दिया, अब कुछ सम निकालते हैं। तो चलो अगर मैं कहूं अपन को फर्स्ट 100 टर्म का सम निकालना है 1 से लेकर 100 तक। जैसे क्वेश्चन लेते हैं पहला, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 100। ठीक है, 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में, मैं यहां चाहता हूं कि 1 और 100 को भी आप क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। ठीक है, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड करेंगे तो 1 और 100 को नहीं लेंगे, बीच की सारी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इंक्लूड करके करो। ठीक है, इंक्लूडेड मैं लिख देता हूं यहां, इंक्लूडेड। ओके, अब 1 और 100 तक के बीच के सभी सम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 चलते जाएंगे और लास्ट कितना लेना है, 100 तक लेना है। मैं पहले कह चुका हूं इंक्लूड करके चल रहे हैं 1 और 100 को, एक्सक्लूड करके नहीं चल रहे हैं। तो अब बताओ कर लोगे ऐसे, काउंटिंग से कर पाओगे नहीं ना, तो आप फॉर्मूला लगाओ बस, बिल्कुल आसान। Sn = क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, n/2। अब मुझे ये बताओ आप 2a1 + n-1 इंटू डी लगाओगे या फिर a1 + an लगाओगे। तो मेरा दिमाग तो कहता है सर ये लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म भी पता है एपी की और लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है एपी की और लास्ट टर्म भी पता है, दैट मीन सर यही तो लगाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, Sn = n/2। अब आप बोलोगे सर n क्या होता है, तो बताओ 1 से 100 तक जाने में कितनी बार नंबर आएंगे आपके, तो 1 से 100 में 100 ही तो आएंगे। खुद सोचो, 1 से 100 तक जाओगे तो कितनी काउंटिंग कर रहे हो, 100 ही तो कर रहे हो। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, 100 / 2 हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 1 और an हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत आ रही है? तो आप ध्यान से देखो, a1 an पता चल गया, 100 ये पता चल गया। अब जरा देखो ये कैंसिल हो गया क्या 50 टाइम्स, तो Sn = कितना आ गया, Sn आ गया हमारे पास, इधर लिख देता हूं, Sn हमारे पास आ गया, वो आ गया 50 × ये कितना हो गया जी, 101। 101, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 1010 इंटू 5, ये कितना हो गया बताओ, 0505। तो 5050 आ गया क्या, ये बात क्लियर है क्या, 5050 आ जाएगा क्या, एक बार देख लेना कहीं भी मिस्टेक नहीं करी है अपन ने। लास्ट टर्म पता है 100 है, लास्ट टर्म हमें पता है 100 है, फर्स्ट टर्म हमें पता है कितनी है, 1 है, n/2, n कितनी होगी यहां पर 100 होगी, तो 100 / 2 = 1 + 100, ये आ गया Sn = 5050। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया सभी के? चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, और वो क्वेश्चन लेंगे बहुत ही सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। कैसे होगा वो ध्यान से देखें आप लोग। अगर मैं बोलूं कि अगर आप लोगों को क्या करना है, सम निकालना है, नंबर्स बिटवीन 1 to 100 ही है, लेकिन कुछ मैंने कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन क्या दी, देखो मैं चेंज कर देता हूं यहां पर। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ all the numbers which is divisible by 7 in between 1 and 100। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया। क्या बोला मैंने, बस वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी ऐसे नंबर्स 1 and 100 के बीच में आते हैं जो कि 7 से डिविजिबल हों। तो आप सबसे पहले बताओ 1 से 100 के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर तो 7 ही होगा ना खुद। आप सोचो पहला नंबर तो खुद क्या होगा, 7। सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा 7, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता, 2 डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड नहीं होता,
7 ही डिवाइड होता है सर सबसे पहले, तो 7, देन 7 के बाद में अगला 7 का टेबल आता होगा सबको, वही बोल रहे हैं 7, 14, 21, 21 के बाद में 28, ऐसे चलता जाएगा सर। अब मुझे ये बताओ कहां तक जाना है, लास्ट 100 तक। 100 में 7 का डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आप बोलोगे 99 में 7 डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे सर 99 में भी नहीं होता। तो मैं बोलूं 98 में होता है, तो आप बोलोगे सर 98 में, आई थिंक 98 में तो होता है सर। तो बिल्कुल लास्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 98, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में है और 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये जो आ चुकी है, ये हमारे पास देखो एक एपी होगी 100%। आप इसको चेक कर लो, दिस इज एन एपी। ये एपी कैसे हुई? आप देखो, फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर 14, थर्ड नंबर 21, लास्ट नंबर 98। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना? तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो बताओ क्या ये सीरीज एपी में है? बिल्कुल, अगर ये एपी में है तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। बट सर हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएं जब हमें पता है कि हमारी सीरीज है 7, 14, 21 डैश 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 98। तो फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये क्यों लगाएं? हम तो ये लगाएंगे ना सर, Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, यही तो लगाएंगे सर। बिल्कुल, तो यहां फटाफट से लगा दो n कितना हो गया? अब सुनो, अब आप बोलोगे सर n तो पता ही नहीं है, हमें n तो पता ही नहीं है कि इसके बीच में कितने नंबर हैं। आप खुद सोचो, क्योंकि भैया ये तो हमें नहीं पता। बहुत ही बढ़िया लफड़ा हो गया सर। अब क्या करें सर? इसको तो गिनना पड़ेगा, एक एक को काउंट करना पड़ेगा कितना नंबर। नहीं भैया, आपको इसको गिनना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, हमें पता लगाना है कितने नंबर है ये 7, 14, 21, 28, फिर उसके बाद 35, ऐसे करते करते कितने नंबर आएंगे ये? अगर देखो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने आएंगे? तो मेरे दिमाग में एक चीज दौड़ी, सर मैं क्यों ना ये पता लगा लूं कि ये जो 98 आ रहा है ना, वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सर मैं अगर ये पता लगा लूं कि ये 98 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि पहला नंबर हमारा 7 है, दूसरा नंबर हमारा 14 है, तो मैं पता लगा सकता हूं कि सर ये 98 कौन से टर्म पे आया है। तो मैंने मान लिया कि ये nth टर्म पे आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कौन से पे आ रहा है। तो मैं तो क्या करूंगा, इसको क्वेश्चनेबल बनाऊंगा। और क्वेश्चनेबल कैसे बनाऊंगा? मैं कहूंगा लेट an इज इक्वल टू 98। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि जो an है वो 98 है, nth टर्म है, मुझे नहीं पता नहीं कौन सी टर्म है, तो nth टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से an का। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। फर्स्ट टर्म तो पता है सर, ये रही 7, तो लिख दो भैया। an भी पता है सर, लास्ट टर्म जिसको अपन बोलते हैं an पता है 98, रख दो यहां पर 98, a1 की जगह पे 7 रख दो। पर ये नहीं पता सर, ये डिजायर्ड नंबर जो हमारा है an, वो कितने नंबर पे आ रहा है ये नहीं पता, तो यही तो मुझे निकालना है, तो मैं इसको n लिख देता हूं -1। d पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, 14 - 7 इक्वल टू 7, ये d हो गया। तो जल्दी सोल्व करो, 98 में से इधर 7 ले जाओ तो ये कितना बचेगा 91, और इधर ये कितना हो गया n-1 इंटू 7, ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इधर ही क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अब इस 1 को इधर ले आओ, इस 1 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया? तो बन गया 91 प्लस डिवाइड बाई 7 प्लस 1 इक्वल टू n, ये हो जाएगा एलसीएम 7 आ गया, 91 प्लस 7 इक्वल टू n, तो 98/7 आ गया कि नहीं आ गया? ये क्लियर है क्या? अब 98/7 आ गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो क्या n की वैल्यू 14 आ गई क्या? क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? n की वैल्यू 14 आ गई क्या? 14th टर्म जो होगी, आप 14 का टेबल बोल के देख लो, 14 का टेबल बोलो और 7 टाइम्स आप देखना कितना आएगा, 14 से 98 ही आता है क्या? आता है कि नहीं आता? तो 14 टर्म्स आ चुकी है, दैट मीन्स दिस 94
दिस 98 विल बी एट 14th प्लेस। ये कौन से प्लेस पे होगा? 14th प्लेस पे होगा। तो n की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना। फर्स्ट प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस पे ये है, थर्ड पे ये है, तो ये कौन से प्लेस पर हो गया? ये हो गया हमारे पास 14th प्लेस पे। अब लगा सकते हो आप कौन सा फॉर्मूला? वो SN वाला। तो याद रहे, जब भी आपको ये नहीं पता कि लास्ट टर्म जो है वो कौन से नंबर पे आ रही है अकॉर्डिंग टू द सीरीज, देन ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an should be considered as the last number and n will be the position of that last number। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? उस n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो उसकी पोजीशन होगी। दैट मींस हमारा डिजायर्ड या रिक्वायर्ड पोजीशन जो था वो आ चुका है, वो है 14th पोजीशन। नाउ मैं अब निकाल सकता हूं SN, और वो कैसे निकालूंगा वो ध्यान से देखें। अब लगा दो फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 14/2 इंटू a1 प्लस an वाला लगाएंगे, ध्यान रखना। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 7, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 98। इसके बाद ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो SN इक्वल टू कितना हो गया? 7 इंटू ये कितना हो गया बताना जरा? 105 हो गया क्या? हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 3 7 35। तो SN इज इक्वल टू आ गया 735। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? 735 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्लियर हो रही है आप सभी लोगों की ये बातें? कोई दिक्कत है? क्लियर? तो 735 आप देख लो, चाहे आप बोलो सर यही क्यों लगा रहे हो, ये भी लगा के दिखाओ, तो देखो इससे भी वही आंसर आएगा। n/2 14/2 2 इंटू a1 की वैल्यू 7 है, 7 प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो ये कितना हो गया? ये 7 टाइम्स, ये कितना आ गया? 14, ये कितना हो गया? 13। 13 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 13 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, 91 आएगा ना। क्लियर? 91 इंटू 14 105 इंटू 7, यही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपको बिल्कुल सिंपल लगे। तो मैं तो यही बोलूंगा ना, ये लगाओ, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये ना देकर ऐसे बोल देता है कि एक सीरीज आपको गिवन है, वो भी क्वेश्चन में आपको बता देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए। चले ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कई बार ऐसे दे देगा, अपने पास एक गिवन सीरीज है 3 7 11 15 डैश 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 20th टर्म, ऐसे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, 20th टर्म ऐसे लिखा हुआ है, और बोला फाइंड सम। मतलब ये एक सीरीज दे दी और कहा कि 20th टर्म तक इसका सम निकालो। अब आप यहां कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचोगे कि सर ये लास्ट नंबर है। नहीं भैया, ये उस लास्ट नंबर की पोजीशन है, 20th टर्म। दैट मींस द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म इज 20th। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते जब 20th पोजीशन पे आएंगे तो वहां तक के नंबर का सम चाहिए। तो आप टेंशन फ्री रहो। अब आपको यहां पर लास्ट नंबर नहीं पता है, ओके, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? SN इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ध्यान से देखें, पहले तो देख लो एपी में क्या, बिल्कुल है सर। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, सब में डिफरेंस 4 का आ रहा है, दैट मीन्स एपी में है। क्लियर? आप करो फटाफट। n/2, n कितना है? 20 तो होगा, क्योंकि बोल दिया ना साफ साफ अगले ने 20th टर्म। तो 20 डिवाइड बाई 2 इंटू a1 की वैल्यू बोलो फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। देन n की वैल्यू फिर से 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। इजी है कि नहीं बताओ? बिल्कुल आसान है ना। तो ये कितना हुआ? 10, ये कितना हुआ? 6, प्लस ये कितना हुआ? 19 इंटू 4। 19 इंटू 4 कितना होता है? कितना हुआ बताओ जल्दी से? बिल्कुल सही है, 76 ही आएगा क्या? 19 को बोल रहे हो, 76 ही आएगा। तो कितना हो गया? 82 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 820। आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? 10 6 प्लस 36 76 कैसे आया? 19 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है क्या? 76 प्लस 6 कितना हो गया? 82 इंटू 10
820। आंसर इज 820। ये क्लियर हो गया। तो हमें 20 टर्म तक निकालना था, वो क्लियर हो गया। तो जब भी टर्म्स दे रखी हो तब तो अपने को डिजायर्ड नंबर n दे ही रखा है। जब लास्ट नंबर दे रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द लास्ट नंबर, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज इफ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला वी नीड द पोजीशन ऑफ द लास्ट नंबर। ओके, अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत किसी के? तो आप लोगों को अभी तक मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा चुका हूं। वो क्या है? मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना आपको बता दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनी सीरीज, चाहे कैसी भी सीरीज हो, आप उसको आप पता लगा सकते हो कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। सेकंड वन, मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म को निकालना सिखा दिया, nth टर्म भी निकालना सिखा दी। ओके, उसके बाद में मैंने आपको सम ऑफ nth टर्म निकालने के सिखा दिया कि जितनी भी टर्म्स अपन को दे रखी है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, वो भी निकालना सिखा दिया। एक डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, उसको पुट करेंगे और आंसर अपन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं बताओ? आसान है, समझ में आया? अब लास्ट में एक मैंने क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में दिया था, वो लॉगरिथम का था, तो मैं आपको लास्ट में उसको डिस्कस कर देता हूं इस लेक्चर के, ताकि आपको वो क्लियरिटी आ जाए कि वो क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखें। वो लास्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1/2 बेस पर 4 लेना था। इसकी वैल्यू मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछी थी, मतलब लास्ट लेक्चर में पूछी थी। और वो क्या पूछी थी कि अगर यहाँ 1/2 है बेस में और ये 4 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आंसर मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये पता लगाना है कि बेस की कितनी पावर लूं कि ये 4 आ जाए। तो मैं बोलूंगा 1/2 की पावर अगर मैं -2 लूंगा तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर -4 का मतलब हो गया 4 बन जाएगा। कैसे? देखो, माइनस, इन दोनों की पावर अलग अलग लगा दो, इसकी पावर -2 और इसकी पावर भी -2। ठीक है, ये कितना बन गया? ये बन गया, इसकी तो कितनी भी पावर ले लो, 1 की तो कितनी भी पावर ले लो प्लस माइनस में, आंसर हमेशा 1 ही आना है। 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 का आप ऊपर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर +2 हो जाएगी, और ये कितना बन गया? 4। तो क्या ये 4 आंसर आ रहा है? तो मैंने क्या, जितनी पावर लेनी होती है वही आंसर होता है। तो इसकी कितनी पावर लेनी पड़ी? -2, तो इसका आंसर अपने पास कितना हो गया? -2। क्लियर? ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन करने को आंसर समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और बात मैं आपको बता देता हूं लॉगरिथम की, वो भी ध्यान रखना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ b एट बेस a, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ a एट एनी बेस। याद रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में लिख लेना। क्या कि अगर log ऑफ b एट बेस a लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ a। यहां पर बेस कुछ भी ले सकते हो बाद में, लेकिन याद रहे सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहां e भी रख सकता हूं तो भी एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। यहां पर 10 भी रख सकता हूं तो भी ये भी एक्यूरेट है। तो बिल्कुल ध्यान रहे, बेस सेम होने पर आप इनको ये भी रख सकते हो। तो ये आपके काम कब आएगा? जब अगर आप मैथ में कभी कन्वर्जन करोगे तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी बेस में बदल सकते हैं किसी भी लॉग को। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, log ऑफ b एट बेस a को आप लिख सकते हो log ऑफ b एट एनी बेस। यहां पर मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं? कोई भी बेस ले सकते हो आप, लेकिन दोनों जगह सेम होना जरूरी है, log ऑफ b एट बेस एनी और log ऑफ a एट बेस एनी, बट ये डिवाइड में कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी आप प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, यही खत्म करते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।